आज हम अपने इस लेक्चर में कोयला लौह अयस्क पढ़ने के बाद तीसरा पेट्रोलियम पढ़ेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण देखेंगे, पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम कब स्टार्ट हुआ बनना, कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है पेट्रो और दूसरा है ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब ऑयल से है। ठीक है, मतलब कि चट्टानों का ऑयल। ठीक है, चट्टानों का तेल जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक लैटिन भाषा है। हम पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं क्योंकि इसका यूज भी बहुत ह्यूज तरीके से होता है, मतलब बहुत ही विशाल तरीके से इसका यूज भी होता है। और जैसे हमारे जीवन में सोना महत्वपूर्ण है, वैसे ही पेट्रोलियम भी है, इसलिए इसको हम काला सोना कहते हैं। ठीक है, इसे खनिज तेल भी कहते हैं। यह जीवाश्म ईंधन भी है। इसे ही क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कोयला। कोयला के बाद पेट्रोलियम सेकेंड ऊर्जा संसाधन है, मतलब कि सेकेंड बड़ा ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, कोयला के बाद। इतनी सामान्य जानकारी हम लोगों ने लिया। हाँ, एक चीज और, यह गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ कि यह ऐसा है कि इसे खत्म होने के बाद फिर से नहीं लाया जा सकता। फिर से लाया जा सकता है, लेकिन उसका एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब 20-20 करोड़ 15 करोड़ इतने वर्ष में ही पेट्रोलियम तैयार होता है, जिसे हम चंद मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण कोयले जैसे ही होता है। निर्माण कोयले जैसे होने का मतलब ये है कि जैसे कोयले का निर्माण कैसे हुआ था, जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पादपों के और बहुत ज़्यादा अलग अलग बड़े बड़े जीव जंतुओं के दबने से हुआ था। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वो कोयले का निर्माण धीरे धीरे होता गया। जैसे हम लोगों ने 4 टाइप का पढ़ा था, वैसे ही होता है पेट्रोलियम का निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण स्टार्ट कब से हुआ? तो वो है टर्शियरी युग। अब ये टर्शियरी युग क्या है? जैसे कि हम आने वाली श्रेणी में अपनी श्रृंखला में पढ़ेंगे कि युग क्या होता है। जैसे इसका भूगर्भिक काल होता है, जैसे कि सबसे बड़ा होता है इयॉन, फिर होता है एरा मतलब महाकल, फिर होता है पीरियड्स यानी कल, फिर होता है इपोक यानी युग। ठीक है, उसी में एक प्रकार है युग का, टर्शियरी युग। ठीक है, सेनोजोइक टाइप का सबसे लास्ट, मतलब 2 पार्ट में बांटते हैं सेनोजोइक को, उसका एक है टर्शियरी युग। ठीक है, तो इसका निर्माण, इस युग की शुरुआत कब हुई? तो आज से लगभग 15 करोड़ या 20 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, अब जानते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि पेट्रोलियम है वो एक नोडल इंडस्ट्री के लिए काम करती है। मतलब नोडल इंडस्ट्री की जैसे काम करती है। किसके लिए? संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और रसायन उद्योग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? नोडल इंडस्ट्री। नोडल इंडस्ट्री उसे कहते हैं ऐसा उद्योग जिससे किसी उद्योग को सारी मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं बनाने के लिए, वो सारी चीज़ मिले। जैसे पेट्रोलियम क्या देता है? ईंधन भी देगा, कई सारे चीज़ भी देगा कि आप अपना उद्योग है उसको बढ़ा सको। ठीक है, जैसे संश्लेषित वस्त्र होता है। संश्लेषित वस्त्र क्या होता है? सिंथेटिक। एक होता है नेचुरल, जो रेशम के कीड़ों से हम लोग वस्त्र प्राप्त करते हैं। वैसे ही होता है एक संश्लेषित वस्त्र, यानी कि यह मानव द्वारा बनाया गया होता है, सिंथेटिक क्लॉथ होता है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं होता है। वैसे ही उर्वरक और रसायन उद्योग में हम मोटा मोटी जानेंगे कि यह इन लोगों के लिए नोडल इंडस्ट्री के जैसा काम करती है। ठीक है, इतना जाने हम। अब क्या होता है कि ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो कहाँ, कैसे? ये कह रहा है कि संद्रंध्र चूना पत्थर व बालू पत्थर के बीच में पाया जाता है। जैसे कि बालू पत्थर क्या होता है? संद्रंध्र होता है। संद्रंध्र का मतलब क्या होता है? पोरस, जिसमें छिद्र हो छोटे छोटे। ठीक है, वो जमीन के नीचे। संद्रंध्र और असंद्रंध्र चट्टानों के मध्य पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? संद्रंध्र मतलब वो हुआ जिसमें पोरस हो, मतलब जिसमें छिद्र हो, और असंद्रंध्र वो हुआ जिसमें छिद्र ना हो। ठीक है, तो उसके मध्य पाया जाता है।
ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि तेल है और बीच में चट्टानों में फंस गया, फंसा हुआ है चट्टानों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि चट्टानों के बीच में तेल हो गया तो फिर आप कहोगे कि ऊपर से ज़मीन नीचे क्यों नहीं धंस जाती, तो ऐसा नहीं है। यह चूना पत्थर और बालू पत्थर इसको सोखे हुए हैं, ठीक है। ये तो वहाँ पे ना तो पूरा लिक्विड है और ना ही ठोस है, ठीक है। वो दलदली अवस्था है, यानी कि प्लाज्मा टाइप अवस्था आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं पेट्रोलियम के। भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऐसे तो आपकी एनसीईआरटी ऐसे कह देती है कि डिगबोई में है, मतलब असम में है, और बॉम्बे हाई में है, अंकलेश्वर में है, गुजरात, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा हम 4 टाइप देखेंगे, 4 क्षेत्र देखेंगे। पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और चौथा पूर्वी तट के तेल क्षेत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी दिहांग घाटी से सूरमा घाटी तक। अब ये क्या है भाई? दिहांग घाटी, दिहांग घाटी आपको पता है कि जो सांगपो नदी है जो बांग्लादेश में बहती है, सांगपो नदी जो नेपाल हिमालय से निकलती है, और नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो कहते हैं। और वहीं सांगपो नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वो दिहांग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये वही दिहांग घाटी है। और असम में जब आती है तब ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, जब उसमें दिबांग, लोहित, धनसिरी, केनुला ऐसे करके जो नदियाँ उसमें मिलती है, ठीक है। और सूरमा घाटी मतलब यानी कि अरुणाचल प्रदेश का वो पूर्वी हिस्सा से लेके, और सूरमा घाटी मणिपुर में एक नदी निकलती है, मणिपुर से निकलती है, उसका नाम है बराक नदी। बराक नदी को ही सूरमा नदी कहते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। यानी कि यह इंडिया की ही नदी है, मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है, इसी को बराक नदी कहते हैं। लेकिन यह सूरमा नदी कहलाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझा। आप लोग अपने दिमाग में वो मैप का खाका खींचिए, ठीक है। इससे आपका दिमाग क्रिएटिव होगा, और जब भी आप पढ़ें आप मैप लेके पढ़ें, ठीक है। अगर आपको हम अगर मतलब ऐसा हो कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम आपको मैप दिखा दें और फिर उस पर दिखाएं, तो फिर आपका माइंड है ना वो सोया रहता है और बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा एग्जाम में। तो ये चीज़ याद रखें, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आप मैप लेके बैठेंगे और खुद खोजेंगे दिहांग नदी कहाँ पे है, बराक नदी कहाँ पे है, वो घाटी कहाँ पे है, ठीक है। तो पहला हुआ ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। और एक चीज़ आपने सुना होगा, यहीं पे आपने डिगबोई का नाम बड़ा सुना होगा, ठीक है। ये वही क्षेत्र है दिहांग और सुरमा घाटी का जहाँ पे डिगबोई नामक स्थान है। डिगबोई डिब्रूगढ़ जिला में पड़ता है, ठीक है। और 2 जिला है, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिला, जो आसाम में पड़ता है। यह तेल क्षेत्र के। दूसरा है गुजरात तट। यहाँ पर है एक जगह अंकलेश्वर भड़ौत जिले में पड़ता है, ठीक है। जो खंभात या कैम्बे, खंभात को ही कैम्बे कहते हैं, खंभात या कैम्बे के ईस्ट में है, ठीक है। अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है? भड़ौत जिला में। और वो खंभात, जो खंभात की खाड़ी हमने सुना है ना, खंभात को ही कैम्बे बोलते हैं, ये वहीं पे है, उसके पूरब में है, ठीक है। तीसरा आते हैं, देखते हैं कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी नाम से ही दिख रहा है आपको कि भारत के पश्चिम में, यानी बम्बई, गुजरात, ठीक है, उस साइड में। वहाँ पे एक जगह है बॉम्बे हाई, बसीन, आलिया बेट, ठीक है। आलिया बेट क्या है? एक द्वीप है, द्वीप के पास ही से हमारा पेट्रोलियम निकलता है। आलिया बेट एक्चुअली यह एक द्वीप है, ठीक है। इसका नाम आलिया बेट इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे आल नामक घास की प्रजाति पाई जाती है, इसलिए उस द्वीप का नाम ही आलिया बेट रख दिया गया, ठीक है। बसीन है, बॉम्बे हाई है, यह अपतटीय है। बॉम्बे हाई जो है ना, ये अपतटीय है। अब आप कहेंगे कि अपतटीय क्या होता है? आपने तटीय सुना है, अपतटीय क्या होता है? तट मतलब कि किनारा, अपतटीय मतलब थोड़े से समुद्र में, ठीक है। तो ये बसीन, आपने बसीन की संधि सुनी होगी ना, बाजीराव द्वितीय और ऐसे अंग्रेजों के मध्य जो हुई थी। चौथा आता है पूर्वी तट के तेल क्षेत्र। पूर्वी तट यानी कि भारत के पूर्व में नदी घाटियों में पाई जाती है। किसके? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। घाटियों में और डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाई जाती है, ठीक
ठीक है। थोड़ा सा हम आंकड़ा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है। सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई से निकलता है। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है, यानी मुंबई के पास से। सेकेंड गुजरात वाले क्षेत्र से निकलता है 18%, ठीक है। मतलब यहाँ पर है आपका मुंबई हाई, ठीक है, यहाँ से निकलता है 63%। सेकेंड गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र, आप लोगों ने यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, ठीक है, इधर के क्षेत्र से यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, 18% निकलता है पूरे गुजरात से। तीसरा है असम। असम यहाँ पर है, असम की घाटी, सुरमा घाटी, दिबांग घाटी, ठीक है, यहाँ से निकलता है पूरा 13%। और बाकी का बचा जो परसेंट है वो यहाँ कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में या थोड़ी सी घाटियों में मिलता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने जाना। और एक चीज़ क्या देखेंगे, हाँ, असम, ये परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है। एक जगह का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वो किस स्टेट में है। तो आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में सीधे सीधे शब्दों में लिखा है असम में कौन कौन सा क्षेत्र, डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगलीजन। एक बार और, डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगलीजन, ये 3 जगह हैं जो असम में मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज जानते हैं कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का जो उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य करता है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो राजस्थान करता है। सेकंड नंबर पे आता है गुजरात और थर्ड नंबर पे आता है असम, ठीक है। तो हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पे पेट्रोलियम के बारे में जाना, ठीक है। और इसमें से लगभग ये 25 या 30 क्वेश्चन का एक सेट है जो आपको 2-4-10 मिनट में मैंने बताया। आप जब गौर करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कभी पूछ लिया कि काला सोना किसे कहते हैं, कभी पूछ लिया पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कभी पूछ लिया कि पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय है या नवीकरणीय है, कभी पूछ लिया कि ऊर्जा संसाधन का सबसे बड़ा रूप कोयला के बाद कौन सा है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या है, तो ये है, ठीक है। अब मैप में हम लोग देखेंगे, जैसे ये राजस्थान है, ये गुजरात है। आप लोग मैप जरूर देखें। मैप देखने से आपके दिमाग में ना क्लैरिटी आती है। राजस्थान, गुजरात, जैसे ये खंबात की खाड़ी है, खंबात को ही कैम्बे कहते हैं, मैंने बताया ही, ठीक है। ये मुंबई हाई है या बॉम्बे हाई कहते हैं उसको, बॉम्बे हाई का ये क्षेत्र है, ठीक है। ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, इसके तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये असम है, असम का जो क्षेत्र है डिगबोई है, नहरकटिया है। तो ऐसे करके आप देखेंगे इस वीडियो को आप जब देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि मैं धीरे धीरे शब्दों में ही सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। कोई जानकारी मेरे से छूट गई हो या आपको कोई प्रश्न हो, आपको कोई टॉपिक इसमें से समझ में ना आया हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।